देखिए, आज रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव जी अनाज मंडी में पहुंचे और बाजरे की सरकारी खरीद का जायजा लिया। साथ में किसानों की और व्यापारियों की समस्याओं को वहां पर सुना, किस तरीके से बाजरे की खरीद वहां पर हो रही है। कहें कि विधायक चिरंजीव राव अपने पिता और दादा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि कोई भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्या कुछ मंडी के अंदर समस्याएं किसानों की थी, उसी को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया से बात करते हुए विधायक चिरंजीव राव जो है मौजूदा सरकार पर जमकर बिफरे और एक के बाद एक उन पर निशाना साधा है। और कल ही कहें कि चौधरी वीरेंद्र सिंह की जिस तरीके से रैली में जो बयानबाजी हुई है, किस तरीके से उस पर भी जवाब दिया है, सीधा एक बार बात करेंगे। हमारे साथ रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव है, उनको हमने यहाँ पर पकड़ा है उनके निवास स्थान पर, क्योंकि सुबह से व्यस्त थे अनाज मंडी के अंदर। तो बात करते जनाब, आप अनाज मंडी गए, क्या कुछ हुआ, क्या नाराजगी आप लोगों की है सरकार से, क्या इस तरह की समस्या वहां सुनने को मिली? देखिए, हमारी नहीं, किसान भाइयों की बहुत सारी नाराजगी सरकार से है, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले 3-4 दिन से तो खरीद नहीं हो रही थी और आज भी खरीद ना करना, जिसकी वजह से किसान भाइयों को बहुत परेशानी हो रही है। 22-22 घंटे तक किसान भाई हमारे लाइनों में लगे रहे, उनको टोकन ना मिल पाया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी पहुंच के जरिए टोकन ले लिए, उसकी वजह से इनको समस्या हुई और जो उठाव नहीं हो पा रहा है मंडी के अंदर, सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है। और रेट जो एमएसपी का 2500 रुपए सेट करने के बाद 1950-2000 रुपए के अंदर जो बाजरे की खरीद हो रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं किसान भाइयों को बहुत परेशानी हो रही है। उसके लिए आज मैं उनसे मिलने गया। नहीं, सुना है वहां जिस तरीके से मीडिया ने आपसे बात की, आपको काफी गुस्सा भी वहां पर आया सरकार पर, कि गुस्से की क्या वजह है? देखिए, गुस्सा तो जो हमारे किसान भाइयों का गुस्सा है वो हमारा गुस्सा है, क्योंकि खुद मैं एक किसान परिवार के अंदर हूँ, खुद मैं किसान हूँ, तो उनका दर्द अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। और मैंने मुख्यमंत्री जी से बात भी करी है कि उनकी जो खामियां हैं उनको जल्द वो दुरुस्त करें। तो जल्द दुरुस्त करे, गुस्सा कहीं ना कहीं है, क्योंकि अपने पिता और दादा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, किसानों की समस्या वहां जाकर के सुनी है। लेकिन सबसे बड़ा, कल चौधरी वीरेंद्र सिंह का एक बयान आया कि हरियाणा में 8 से 10% कमीशन की सरकार चल रही है, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, लगातार हम तो ये कहते ही थे कि ये एक ऐसी सरकार है जिसके अंदर हर जगह कमीशन खोरी है, भ्रष्टाचार है और भेदभाव लगातार हो रहा है। इसके अंदर पर्ची खर्ची के बिना नौकरी लगने की जो इनकी पोल है, वो सारी खोलने का काम कल वीरेंद्र सिंह जी ने किया। हम ये आरोप लगाएं तो कोई ये कह सकता है भाई सत्ता के अंदर है, ये विपक्ष के अंदर है, तो ये इनका आरोप लगाना जायज है। जब इनके अपने स्वयं केंद्र के मंत्री रह चुके वो आरोप अगर इस तरह के लगा रहे हैं, तो इनका जो असली चेहरा है वो जनता ने कल देख लिया है। क्या लगता है 5-5 साल चुप रहते, जब चुनाव का वक्त आता है 2024 करीब आ रहा है, तमाम चीजें निकल के आ रही है, या फिर कहीं वीरेंद्र सिंह का मन बदल रहा है? उन्होंने तमाम नेताओं के भी नाम लिए जो 2014 में कांग्रेस को छोड़ के गए थे। देखिए, ये आरोप तो केवल मात्र चौधरी वीरेंद्र सिंह ही नहीं, आज की जनता, आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों में जब जनसंवाद कार्यक्रम हुए, तब स्वयं युवा साथियों ने खड़े होकर मुख्यमंत्री जी के सामने कहा कि हमने पैसे दे के हम नौकरियां लगे हैं। और इस तरह की जो मुख्यमंत्री का विरोध है, आपने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान भी देखा था, हर जगह उनका विरोध होना, ये दर्शाता है कि आज जो जनता है इससे त्रस्त है। और आप देख लीजिए, जितने भी आपके कर्मचारी हैं वो हर जगह धरने पे बैठे हुए, चाहे आपकी आशा वर्कर की हमारी बहनें हो, चाहे हमारे डीसी ऑफिस के अंदर जो क्लर्क लगे हुए हैं वो धरने के ऊपर है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सच्चाई है, कहीं ना कहीं अंतरात्मा जागने का काम जो वीरेंद्र सिंह जी का कल किया है, मैं उनको आभार भी प्रकट करना चाहूंगा। कम से कम उन्होंने सच्चाई जो है जनता के आगे रखी। कल उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी जेजेपी का गठबंधन रहा तो मैं छोड़ सकता हूं, कांग्रेस की तारीफ की है, साथ में तारीफ तो उन्होंने मोदी जी की भी की है। तो क्या लगता है अगर कांग्रेस में आना चाहे तो आप लोग खुश हैं? देखिए, इस बात का फैसला तो हमारी कांग्रेस की हाईकमान करेगी कि भाई उनको पार्टी में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और वो एक वरिष्ठ नेता हैं देश के, और इस बात का फैसला तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी करेंगे और सोनिया गांधी जी करेंगी पार्टी में लेने का। तो बहुत सारे नेता हरियाणा के अंदर लगातार आए हैं, पिछले दिनों जगदीश ने जो कांग्रेस ज्वाइन किया, क्या लगता है कांग्रेस को मजबूती मिली है हरियाणा में? आप लोगों ने देखा है कि पिछले 6 महीने में 32 ऐसे एक्स विधायक या एक्स मंत्री हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं। और लगातार आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे इस तरह की ज्वाइनिंग जो है कांग्रेस पार्टी में होएगी। आज हर वर्ग जो है इस सरकार से परेशान है और सब नेता ये जानते हैं कि अगर सही मायने में अगर कोई सही विकल्प प्रदेश को दे सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। इसी वजह से जितने भी लोग हैं वो लगातार कांग्रेस में आ रहे हैं और हम सब लोगों की कोशिश ये रहेगी
कि जन विरोधी सरकार को इस लोकसभा और विधानसभा में हटाने का काम करें। अगर कोई और बड़े नेता बीजेपी के आने चाहे जो छोड़ के गए थे कांग्रेस, तो क्या उनका भी स्वागत होगा? देखिए, इस बात का फैसला तो कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो करेगा कि भाई किसको पार्टी में लेना है, नहीं लेना है। और मेरा तो स्वयं ये मानना है कि अगर कोई भी कांग्रेस पार्टी के अंदर आता है, हम खुले दिल से उनका स्वागत करेंगे। कांग्रेस का कुनबा बड़ा होता है तो क्या किस तरह से? देखिए, कोई भी कांग्रेस का जो कुनबा है वैसे ही बहुत बड़ा है। स्वयं इस बात को चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा समुंदर है। तो समुंदर के अंदर कोई और अगर लोग आ जाते हैं तो मुझे लगता है इससे समुंदर पे तो कोई असर नहीं पड़ता है, पर लोगों को जो आज जो समस्याएं हो रही है उनको हम सब लोग मिलके उठाएंगे और इसका फायदा जनता को भी मिलेगा और इस प्रदेश को मिलेगा। जनता को भी मिलेगा, प्रदेश को मिलेगा। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस तरीके से दिल्ली में पत्रकारों पर कार्रवाई हुई है, उनको गिरफ्तार किया गया है, कई जगह रेड की गई है, 30 से ज्यादा संस्थानों पर। क्या कहेंगे? न्यूज क्लिक के दफ्तर पर दिल्ली पुलिस द्वारा रेड, कई पत्रकारों को हिरासत में लिया गया है, यूएपीए लगाया गया। क्या लगता है, चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, चौथे पिलर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, आप अगर देखेंगे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी हमारा जो नंबर है फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पे 168वें नंबर पे हमारा देश खड़ा हुआ है। तो साफ तौर पे नजर आता है, ये तो आप टीवी भी कहीं खोल देंगे तो आपको साफ तौर पे नजर आता है कि जो नेशनल मीडिया है उसको किस तरह से दबाने का काम किया है। पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा कि कितनी बड़ी ओपीएस के लिए कितनी बड़ी रैली दिल्ली के अंदर हुई, कितने न्यूज चैनलों ने उसको दिखाया। और कहीं ना कहीं जो एक फ्रीडम ऑफ प्रेस जो थी उसको कहीं ना कहीं कुठाराघात करने का काम आज वहां पर किया गया है। और हम इसकी अभिषाल शर्मा है, बहुत सारे पत्रकार है, उनको हिरासत में लिया गया, लैपटॉप उनके जब्त कर लिए गए, मोबाइल जब्त कर लिए गए। क्या लगता है, तानाशाही या एक आपातकाल की स्थिति है ये देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इतने वरिष्ठ हमारे पत्रकार साथी हैं जिनके ऊपर इस तरह से उनको जबरन लिया गया, उनके घर पे जाकर उनके मोबाइल ले लिए, उनके कंप्यूटर ले लिए गए। इससे पता चलता है कि आपातकाल के अंदर भी ऐसा नहीं हुआ करता था। पत्रकारों में डर बैठाने की कोशिश की जा रही है, डर बैठाने की। और कहीं ना कहीं जो पत्रकार सही बात को रखते हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करके उनको डराने और धमकाने का काम ये सरकार कर रही है। पर मुझे लगता है आज जनता जागरूक हो गई, जनता इस चीज को देख भी रही है कि सही चीज को कहने वालों की आवाज को दबाना कहीं ना कहीं किया जा रहा है। तो गुस्सा कहीं ना कहीं लगातार है। और आज जिस तरीके से अनाज मंडी में बिफरे हैं विधायक चिरंजीव राव, ये बताता है कि उनके तेवर तल्ख है। लेकिन 2 महीने बाद कई राज्यों के विधानसभा चुनाव है, उस पर भी अगर बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के 2 महीने बाद चुनाव है, कभी भी घोषणा हो सकती है। किस तरीके से देखते हैं, आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है? देखिए, आप लोगों ने भी देखा होगा पिछले दिनों में 3-4 सर्वे हैं जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी तीनों राज्यों में जीत रही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि एक भी न्यूज चैनल तेलंगाना का सर्वे नहीं दिखा रहा है, क्योंकि बीजेपी वहां तीसरे नंबर की पार्टी है। वहां जो मुख्य रूप से प्रतिद्वंदी हैं वो कांग्रेस और टीआरएस है, और वहां भी कांग्रेस पार्टी जीत रही है। और उसका सर्वे ना दिखाना ये बताता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस कितनी है। तो इन 5 राज्यों के अंदर जहां जहां चुनाव है कांग्रेस पार्टी वहां जीतेगी। पिछली बार भी भाजपा ने सांसदों को मैदान में उतारा है विधानसभा के चुनाव में, किस तरीके से देखते हैं? डर है, खौफ है, या कहीं ना कहीं किसी को खुड्डे लगाने की कोशिश है? ये देखिए, डर भी है और बौखलाहट भी है। 6 सांसदों को कहीं ना कहीं लड़ाकर ये बताता है कि कितना ज्यादा भारी भय भाजपा के अंदर है। और मैं तो उसके अंदर एक और बात कहता हूं, आप एक बात बताइए, 6 सांसद इन्होंने लड़ाए, मान लीजिए गलती से एक सांसद इनका जीत भी जाता है तो कहीं ना कहीं ये कितना नुकसान देश का करने जा रहे हैं कि दोबारा उपचुनाव होएगा, कितना भारी उसके अंदर नुकसान स्टेट मशीनरी के ऊपर आएगा। तो मुझे लगता है एक जो डर है वो साफ तौर पे, या फिर इसमें भी कोई बड़ी राजनीति है? हरियाणा में भी आने वाले दिनों में, राजस्थान में भी सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है, या फिर कहीं एक अंदर खाते मोदी जी की एक रणनीति है कि जो जो उनके प्रतिद्वंदी है उनको किनारे लगाया जाए? देखिए, अब इस बात का जवाब तो स्वयं मोदी जी दे सकते हैं, भाजपा दे सकती है, पर आज जनता इस बात को भली भांति समझ रही है। चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे तेलंगाना हो, चारों राज्य में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी वहां जीतेगी, हम वहां पर सरकार बनाएंगे। और जो भय का भाव जो है भाजपा का नजर आ रहा है, ये राजस्थान में भी अपने सांसदों को उतारने जा रही है, मध्य प्रदेश में भी 6 सांसद ये उतार चुके हैं। अभी ज्योतिराज सिंधिया जी का भी सुनने में आ रहा है कि उनको भी शिवपुरी से चुनाव लड़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये डर
जो है साफ तौर पे इनके चेहरे पे नजर आ रहा है। कल एक जातिगत जनगणना का जो है खुलासा किया गया बिहार के अंदर नीतीश जी द्वारा, किस तरीके से देखते हैं पूरे देश में होनी चाहिए? राहुल गांधी जिस तरीके से मुद्दा उठा रहे हैं कि एक्सरे होना चाहिए हिंदुस्तान का। देखिए, मुझे लगता है एक बहुत अच्छी पहल बिहार के अंदर की है कि कास्ट सेंसस किया गया। उससे हमें ये पता चल पाया है कि कितनी भागीदारी इस देश के अंदर है, उसी हिसाब से उसको भागीदारी मिलनी चाहिए। तो एक बहुत अच्छी पहल है और हम तो ये कहेंगे इसको पूरे देश में लागू करना चाहिए। आज हमें कम से कम ये पता तो चले कि मेरी भागीदारी कितनी है और उसका कितना हिस्सा उसके फायदे का मुझे मिल रहा है। ये एक अच्छी पहल बिहार के अंदर हुई है। चलिए वापिस हरियाणा पे आते हैं। कल जो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जो कहा कि जिस तरीके से 8 से 10% कमीशन की सरकार चली, लगता है कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया, जैसे कर्नाटक में आप लोगों को मिला था भ्रष्टाचार का मुद्दा। देखिए, 8 से 10% तो वो ये कह रहे हैं, पर यहाँ जो भ्रष्टाचार है वो 20 से 30% तक ये लोग कर रहे हैं। आप किसी भी दफ्तर के अंदर आप चले जाइए, भारी भ्रष्टाचार है। आप यहाँ पर कमेटी के दफ्तर चले जाइए, एनडीसी के नाम पे लूट है, परिवार पहचान पत्र बनाने के नाम पे लूट है। आप तहसील में चले जाइए, तहसील के अंदर लूट है। आप कहीं चले जाइए, रेवाड़ी के किसी दफ्तर में या प्रदेश के किसी दफ्तर में सीएलयू के नाम पर इतने लाखों की ठगी यहाँ पर की जा रही है। आप देखिए, नौकरियों के लिए कहते थे बिना पर्ची और खर्ची के लोग यहाँ पर लगते हैं, अब स्वयं जो युवा हैं वो इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक भारी भ्रष्टाचारी सरकार ही है। तो ये थे हमारे साथ चिरंजीव राव, जिन्होंने बता दिया भारी भ्रष्टाचारी सरकार है और 2024 में इसको प्रदेश की जनता और देश की जनता उखाड़ फेंकेगी। फिलहाल इतना ही। ये थे हमारे साथ चिरंजीव राव जी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, एचआर न्यूज रेवाड़ी।